हाय एवरीवन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर जो कि अगस्त मंथ की है और रिलीज़ हुई है अक्टूबर में। सो हम देखते हैं लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। यहाँ से हमें जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, देखिए, एक रीसेंट यूपीएससी एडवर्टीजमेंट आया है बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए। 45 लेटरल एंट्री पोस्ट है सेक्रेटरी की एंड जॉइंट सेक्रेटरी की सेंटर पे, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है देख ले। जो एडवर्टीजमेंट होता है ये जो लेटरल एंट्रीज का, इसको विड्रॉ किया गया क्रिटिज्म के लिए, क्योंकि उसमें SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे कोई भी कोटा ही नहीं था। तो जो लेटर जो दिया है DOPT के हिसाब से जो जाता है यूपीएससी को, ये जाता है नवंबर 2018 की बात है। Present arrangement of filling up these posts may be deemed as a close approximation of deputation where mandatory reservation for scheduled caste, scheduled tribe, OBC is not necessary. Okay, so however, if duly eligible SC ST OBC candidates eligible है, so उनको हमें क्या कंसिडर करना है उनको, एंड उनको प्रायोरिटी देनी है सिमिलरली सिचुएटेड केसेस में फॉर इंश्योरिंग होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो। सो ये लेटरल एंट्रीज जो हैं, ये जो रिजर्वेशन है उसके एम्बिट से कैसे उनको दूर रखा गया है। देखिए, रिजर्वेशन जो है पब्लिक जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको हम 13 पॉइंट रोस्टर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से there is no reservation for up to 3 vacancies at the current round of recruitment. यूपीएससी के पास 45 ओपनिंग्स थी। सो इफ these were to be considered as a single group according to 13 point roster, 6 जो वैकेंसीज है would be reserved for scheduled कैंडिडेट्स के लिए, 3 शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए, 12 जो है ओबीसीज के लिए, और 4 जो है वो EWS कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। But since these vacancies have been advertised separately for each department, all of them are effectively single post vacancies and hence bypass the policy of reservation. So, in a single post cadre, reservation apply नहीं करता है, since each post to be filled under later entry is a single post. Reservation यहाँ पे applicable ही नहीं होता है। So, Supreme Court ने अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस राम धवन एंड अदर्स 2015 का जो ये एक जजमेंट था, उसमें कहा कि रिजर्वेशन जो सिंगल पोस्ट कैडर के लिए अमाउंट करता है 100% रिजर्वेशन एंड वायलेट्स करता है आर्टिकल 16 क्लोज 1 एंड 16 क्लोज 4 को। तो लेटरल एंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, लेटरल एंट्री ऑफर करता है रिक्रूटमेंट्स उस पर्सन को जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बाहर होता है कुछ सर्टेन पोस्ट के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, या तो वो मिड या फिर सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए बेसिकली होता है। सो इट इज़ अनलाइक द ट्रेडिशनल हायरिंग सिस्टम जहाँ पे पोस्ट फिल्ड है बेस्ड ऑन मेरिट थ्रू एन एग्जाम जो कंडक्ट करती है यूपीएससी। डिफरेंट होता है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ फॉर एडवाइजरी रोल्स। एग्जाम्पल, अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इंडिया के, उनको हमें अपॉइंट करना है तो यूजुअली एक परमानेंट इकोनॉमिस्ट को ही अपॉइंट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, 3 से 5 इयर्स की ड्यूरेशंस होती है इसकी, और परफॉर्मेंस के बेस पे इसका जो एक्सटेंशन है, टेन्योर का जो एक्सटेंशन है, टेन्योर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की, यूके की, तो यहाँ पे फॉलो किया जाता है डायरेक्ट एंट्री वाया एग्जाम एंड लेटरल एंट्री। एवोल्यूशन हम देखते हैं लेटरल एंट्री का कैसे हुआ इंडिया में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन जो कि जिसके जो हेड थे वो मोरारजी देसाई थे, 1966 में बनी थी। सो फर्स्ट मूटेड द आइडिया, यहीं पे फर्स्ट ये आइडिया इधर से आता है। उसके बाद आती है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड फॉर इट्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उसके बाद आता है फिर थर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय S
headed by Shashi Tharoor in 2016, recommended for inclusions of eminent persons from various fields. उसके बाद आता है 3-year action agenda by Niti Aayog 2017 and the report of the sectoral group of secretaries on governance 2017 recommended for induction at middle and senior management levels. So after that later entry recruitments were announced in 2018 में announcement यहाँ पे इसका होता है. एडवांटेज क्या होते हैं भाई लेटर सिस्टम के, लेटर एंट्री सिस्टम के देख लेते हैं. तो जो ऑफिसर्स का जो शॉर्ट फॉल है उसको ये एड्रेस करता है. केवल 442 IAS ऑफिसर सेंटर के साथ काम कर रही हैं अगेंस्ट द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1469 ऑफिसर्स. इतनी नीड है. ठीक है. बसवन कमेटी जो कि 2016 में बनाई गई उसने लेटरल एंट्री को सपोर्ट किया था, जो कंसिडर कर रही है शॉर्टेज है हमारे पास ऑफिसर्स का. इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस. लेटरल एंट्री क्या करती है, कॉम्पिटिशन्स लेके आती है एस्टेब्लिश्ड करियर ब्यूरोक्रेसी को. इंक्लूजन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, हायरिंग इंडिविजुअल्स विद एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस हो, फाइनेंस में एक्सपीरियंस हो, टेक्नोलॉजी में जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी एट्सेट्रा. तो इससे क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी में हमारे पास एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आ जाएगा. डीलिंग विद डिपार्टमेंटल नेसेसिटीज, सर्टेन मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है जिनको काम करना है किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशंस करके, जैसे कि सिविल एविएशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा. इश्यूज क्या क्या हैं, कुछ इश्यूज भी है लेटरल एंट्री के. इश्यूज देख लेते हैं. देखिए इश्यूज है शॉर्ट टर्म फोकस. अपॉइंटमेंट होता है सिर्फ 3 से 5 साल के लिए. तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स ही बेसिकली बनाए जाते हैं जैसे कि हमारे पास लॉन्ग टर्म जो विजन है उसकी कहीं ना कहीं कमी है. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. रिक्रूटमेंट जो कि कहाँ से आता है, आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ इंडियाज रिजर्वेशन पॉलिसी अफेक्ट करेगा लार्जर गोल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी. कॉन्फ्लिक्ट्स है इंटरेस्ट का. प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन प्रॉफिट के लिए, रिस्किंग के लिए. रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस. रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस का मतलब होता है पब्लिक ऑफिसर्स जो कि स्विच करते हैं बिटवीन पब्लिक सर्विसेज एंड लॉबिंग रोल्स, जो कि यूएसए में भी विटनेस किया गया है. अकाउंटेबिलिटी का इशू है भाई. होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर अपॉइंटीज अकाउंटेबल इज डिफिकल्ट ड्यू टू दिस शॉर्ट टेन्योर. भाई छोटा सा इनका टेन्योर होता है, अब कौन इनको अकाउंटेबल किसके लिए अकाउंटेबल रहेंगी. लैक ऑफ ग्रास रूट्स लेवल एक्सपीरियंस. एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रिक्वायर करता है डाइवर्स एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग लोकल डायनेमिक्स. इट इज़ क्रूशल. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें अगर हम, बहुत ज़्यादा होता है सिलेक्शन प्रोसेस में. नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म तो यहाँ पे आता है. देखिए नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में भी है, हर जगह ही है, भरा पड़ा है नेपोटिज्म. वे फॉरवर्ड, क्या इसका मतलब समाधान क्या है. रिफॉर्म करो भाई इन द प्रोसेस ऑफ लेटरल एंट्री कॉम्प्लीमेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. फैसिलिटेट करेगा जो इश्यूज है वैकेंसी का उसको रिजोल्व करेगा, और जो मेरिट है सिस्टम में उसमें कॉम्पिटेंसी लेके आएगा, कॉम्पिटिशन्स लेके आएगा. एस्टेब्लिश करो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, लार्ज पूल होगा एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स का, जो कि इनेबल करेगा सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को कि वो डीप नॉलेज जो है कंट्री की इकोनॉमी के बीच बारे में उसको ले सकें, डोमेन एक्सपर्टीज बढ़ सके, एंड जो मैनेजर स्किल्स है वो भी इंक्रीज हो सके. डेप्यूटेशन टू प्राइवेट सेक्टर. डेप्यूटेशन ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर्स इन प्राइवेट सेक्टर. ये क्या विल ब्रिंग इन डोमेन एक्सपर्टीज इन कॉम्पिटिशन्स लेके आएगा. इंस्टीट्यूशनलाइज गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट. ईच मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसी शुड ईट आउटकम बेस्ड गोल्स विद अ क्लियर टाइमलाइन. यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड मिशन. कर्मयोगी इम्पैक्ट करेगा मिड करियर ट्रेनिंग अलाइनिंग विद द रोल ऑफ ऑफिसर्स. फोस्टरिंग करियर मैनेजमेंट फॉर इन सिविल सर्विसेज. सिविल सर्वेंट्स शुड बी अलाउड for acquiring knowledge across sectors in initial years, followed by specialized knowledge in specific domains matching their interest.
offering study breaks to acquire greater specialization in the field of interest. Two-tier entry system, डी सुब्बाराव फॉर्मर RBI गवर्नर रिकमेंड किया था उन्होंने कि 2-tier एंट्री होनी चाहिए IAS में. फर्स्ट यूजुअल एट 25 से 30 ईयर्स के बीच में और फिर उसके बाद 37 से 42 के बीच में वाया लेटरल एंट्री. सो सच मिड लेवल हायरिंग एक्सपर्टीज ला सकती है डाइवर्स फील्ड में, सिविल सर्वेंट में. सरोगेट एडवर्टीजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली पूछा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एंड BCCI से कि आप कुछ मेजर्स लो ताकि जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है ऑफ टोबैको अल्कोहल बाय स्पोर्ट्स पर्सन उसको रोका जा सके. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई जो सेलिब्रिटी से इंस्पायर होके लोग जो है टोबैको अल्कोहल कंज्यूम करते हैं विच इज़ वेरी अनहेल्दी. सो ये पूछा गया है उनको, बेसिकली कहा गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया BCCI को कि कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है. मिनिस्ट्री ने लिस्ट किया है कुछ मेजर्स को, इंक्लूडिंग signing an anti-tobacco declaration of interest form, not promoting advertising in stadiums or events hosted or partnered by BCCI, issuing directives to sportsperson under BCCI ambit to refrain from surrogate promotion advertisement of tobacco and related products. Okay, so it is also requested not to allow such surrogate advertisement by other celebrities in sporting events of the BCCI such as the IPL. बिल्कुल मना कर दिया है ये कि भाई ऐसा आप मत करो. सरोगेट एडवर्टीजमेंट होते क्या हैं तो पहले देख लेते. देखिए एसेंशियली एक सब्स्टिट्यूट एडवर्टीजमेंट होता है फॉर द गुड्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एडवर्टीज्ड ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑफ law. Example, tobacco products, alcohol, etc. It includes false descriptions, guarantees, misleading, implied representation, deliberately concealing essential information, leading to unfair trade practices. Advertisement जो होते हैं पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट्स में हेल्प करते हैं ब्रांड को रिकॉल करने में उनकी वैल्यूज़ को, जिससे कि जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ जाती है. एग्जाम्पल जैसे हम देखें पान मसाला प्रोडक्ट्स ने 16% कंट्रीब्यूट किया था ऑफ एड वॉल्यूम्स ड्यूरिंग IPL 2024 के जो IPL हुए थे वहाँ पे पान मसाला का एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था. ब्रांड्स यूज़ करते हैं मैटर जैसे कि रोपिंग इन सेलिब्रिटीज़, एस्पिरेशनल लोकेशंस एंड विजुअल्स ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके. लेकर कंपनीज एडवर्टीजिंग म्यूजिक सीरीज और सरोगेट प्रमोशंस ऑफ पान मसालाज बाय प्रमोटिंग सिल्वर कोटेड कार्डमम एरिका नट्स. तो ये उनको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए था कि भाई देखो सिल्वर कोटेड जो है इसमें इलायची है एंड आपका जो फेमस सेलिब्रिटी है वो भी पान मसाला खाता है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कि भाई जैसे आपने एक बीच में एक बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार के बच्चों का, तो वो बहुत ज़्यादा पान मसाला खा रहे थे. तो उनसे पूछा गया जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कि भाई आप क्यों खा रहे हैं इतना पान मसाला, तो बच्चों का जवाब था कि पान मसाला खाने से क्या हो जाता है, कि उसने कहा कि मर जाते, कैंसर हो जाता है. तो वो बच्चे बोलते कि शाहरुख खान तो नहीं मरा. तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में एक इमेज थी, 10 से 12-13 साल के बच्चे थे, तो इंस्पायर होके शाहरुख खान से उन्होंने उसको कंज्यूम किया. लीगल फ्रेमवर्क जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट से जो रिलेटेड है उसको देख लेते. केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का with Cable Television Rules 1994 and Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 जो है उसने बैन किया है डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट प्रमोशंस हो, सेल हो, कंजप्शन हो लिकर का, टोबैको का, सिगरेट एडवर्टीजमेंट्स का बिल्कुल प्रोहिबिट्स किया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 defines surrogate advertisement for the first time. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइन कर रहा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, एक एडवर्टीजमेंट जो फॉल्सली डिस्क्राइब करता है या फिर कंज्यूमर्स को मिसलीड करता है कुछ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस खरीदने के लिए.
एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया कोड अलाउ करता है यूज किसका, ब्रांड का, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड गुड के साथ एसोसिएटेड है, टू बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजिंग unrestricted goods in case it is a genuine brand extension. Genuine brand extension is determined by gauging the proportionality of the scale of advertisement with the products production and sale of the unrestricted goods. Important judicial pronouncement हुआ था surrogate advertisement के context में. So TV Today Network versus Union of India 2021. क्लब सोडा का resembling the bottles of alcohol of the company was seen as a surrogate advertisement. ब्रांड को पूछा गया कि आप एक एपोलॉजी मांगो, माफीनामा दो. यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड वर्सेस मुंबई ग्राहक पंचायत 2066. मिसलीडिंग क्लेम्स एंड surrogate advertisement of alcohol were proved and discontinued with corrective advertisement. तो इसका इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, क्या हो सकता है सोसाइटी पे, देख लेते हैं कंज्यूमर्स पे क्या होगा. कंज्यूमर की राइट्स को अंडरमाइन करेगा. सरोगेट एडवर्टीजिंग से हमें क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं और कंज्यूमर्स की जो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड चॉइस है उसको क्या करेगा, ये वायलेट्स करेगा, अंडरमाइन करेगा कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को. Ads are formulated to sell dreams through aspirational contents linking it with the product. This misleads the vulnerable sections like youth and poor. Public health पे इसका असर पड़ेगा. Public health hazards. Negative impact on health by making tobacco and alcohol products customer को attractive बनाकर which may cause addiction especially youth में. ISMR की स्टडी हुई थी, उसने पाया कि स्मोकलेस टोबैको ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं 41.3% ऑफ टोटल एडवर्टीजमेंट इन द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023. कंपनीज पे अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एफिकेसी. सरोगेट एड्स क्या करते हैं, ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की सेल है उसको बढ़ा देते हैं, तो एनकरेज करते हैं फर्दर यूज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. 2019 का सर्वे हुआ, क्लेम किया कि 70% कंज्यूमर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सरोगेट एड्स. डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म BCCI स्टेट एसोसिएशंस देखते हैं सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बूस्ट फ्रॉम सरोगेट एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स. एग्जाम्पल, ब्रांड्स पे ₹60 लाख फॉर अ 10 सेकेंड एड स्पोर्ट, तो 60 लाख रुपए पे करता है सिर्फ 10 सेकेंड के एड के लिए. एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी, अकाउंटेबिलिटी की कमी होगी, एनकरेज करेगा ब्रांड्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लीगल लूप होल्स को प्रमोट करने के लिए प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट. सोशल इन्फ्लुएंस एंड नज थ्योरी, यूज ऑफ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. नज करता है कंज्यूमर को कि आप कंज्यूम करो टोबैको को, अल्कोहल प्रोडक्ट्स को. एग्जाम्पल जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. इश्यूज क्या है इस सरोगेट एडवर्टीजमेंट के रेगुलेशन से रिलेटेड. सो लूप होल्स भी है लेजिस्लेशंस में, वीक लेजिस्लेशंस है विद vague definitions and conditions make them open to interpretations. Ineffective implementations of laws and lack of actionable accountability giving a free pass to brands. Consumer rights linked to surrogate advertisement. Right to safety. So ये consumer की right है, right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. कंज्यूमर की राइट्स है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस जो है गुड्स का उसको पता होना चाहिए. राइट टू चूज, राइट टू बी एश्योर्ड वेर एवर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ. अनएथिकल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो कंसर्न ओवर पोटेंशियल यूज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस और प्राइस रिडक्शन बाय कंपनीज टू गेन मार्केट शेयर, क्रिएटिंग रिस्क ऑफ इवन ग्रेटर कंजप्शन फ्रॉम पीपल. कमी है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की, पनिशमेंट यूजुअली पब्लिशिंग, करेक्टिव एडवर्टीजमेंट एंड लैक
proportionate penalties, loss of jobs and revenue as the production and high taxes, cess on sin goods, liquor and tobacco contribute significantly to job creations and state revenues. Way forward देख लेते हैं भाई. Stakeholders consultation meeting between government, stakeholders and ASCI highlighted the steps to be taken. Ensure clear distinctions between the brand extensions and the restricted products or service being advertised. Ad should not make any direct or indirect reference to the prohibited products. Ads must not have resemblance in presentation with the prohibited products. Ad must not use situations typical for promotion of prohibited products when advertising the other products. Enhancing current regulations and closing loopholes. So कोटपा and ASCI clarifications define करता है ban किस पे, surrogate advertising explicitly and extend the same to all media events and sports sponsorship. Digital media regulations. Digital platform can come under the purview of regular regulations. The initial focus could be on sports betting, health-centric supplements and gym-related products. Ensuring accountability, increase penalties and make media corporations liable through fines and promote responsible advertisement practices. Regulatory insight, ensure periodic audits, real-time vigilance and strengthening enforcement mechanism, boost public awareness and education through information, education, communication campaigns etc. So conclusions क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर के माइंड्स में, स्पेशली इन दिस एरा ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ वाइटल टू इंश्योर लेजिटिमेसी ऑफ देयर क्लेम्स टू इंश्योर हेल्दी सोसाइटी. अब बात करते हैं यूसीसी की, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं. सो इंडिपेंडेंस डे की जब स्पीच हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने एडवोकेट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए पूरे इंडिया में, ताकि इसको उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड भी कहा था. जो रिलीजन बेस्ड सिविल कोड है उनको उन्होंने बेसिकली रिप्लेस करने की बात कही थी. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन. रिलीजन के हिसाब से ना चल के एक ऐसा लॉ हो जो सभी लोगों पे अप्लाई हो, चाहे वो कुछ भी मैटर हो, मैरिज से रिलेटेड हो, डिवोर्स से, मेंटेनेंस से, इनहेरिटेंस से, अडॉप्शन से, सक्सेशन ऑफ से प्रॉपर्टी का. करंट स्टेटस अगर हम देखें, मोस्ट इंडियन जो है गवर्न होते हैं अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस लॉज के थ्रू. गोवा में एक तरह का कॉमन सिविल कोड है जो प्रैक्टिस में है अंडर द पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867. उत्तराखंड ने इसको 2024 में क्या किया है, एडॉप्ट किया है. सो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 ने कहा कि जो यूसीसी का फॉर्मुलेशन है ना तो ज़रूरी है ना ही डिज़ायरेबल है इस स्टेज पे. रादर रिफॉर्म्स मस्ट बी अंडरटेकन ऑन फैमिली लॉज ऑफ एवरी रिलीजन टू मेक देम जेंडर जस्ट. तो क्यों ज़रूरत है यूसीसी की इंडिया में? फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी. आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करता है कि स्टेट को एंडीवर करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहिए सारे सिटीजन्स को. इसको क्या करना है, एडवांस करना है, जेंडर जस्टिस देना है, नेशनल इंटीग्रेशंस पे काम करना चाहिए, इक्वालिटी पे काम करना चाहिए बिफोर द लॉ एनश्राइंड इन आर्टिकल 14. इम्प्लीमेंटिंग अ यूसीसी अपहोल्ड करेगा सेक्युलर स्टेट्स के प्रिंसिपल को, जहाँ पे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो सिविल मैटर्स को डिक्टेट नहीं करेंगे. रियलाइजिंग द नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, लॉज प्रैक्टिसेस जो नेशन को डिवाइड करते हैं रिलीजन के बेस पे या फिर सोसाइटी की प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं, उनको एबोलिश करना चाहिए. जैसे पॉलीगैमी की बात करें, लीगल है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के हिसाब से, बट विमेन जो है उनके अगेंस्ट है एंड इसको डिस्कार्ड करना चाहिए. देखिए इसके फेवर में तो मैं भी हूँ कि भाई पॉलीगैमी है, बिल्कुल इससे बहुत ही बड़ा एक औरत जो है, एक्चुअली में आप खुद सोचो, एक शादी हुई है, उसने अपना घर बसाया है,
तभी अचानक से उसको 3 तलाक दे दी जाती है और वो सडनली उसकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो एक्चुअली में गवर्नमेंट अकाउंटेबल तो रहेगी, वो जो लेडी है वो अपनी राइट्स के लिए लड़ तो सकेगी। फुलफिलिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जस्टिफाइंग इंडियाज मेंबरशिप एट वेरियस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग UNHRC, सिंप्लीफिकेशंस होगा लॉज का, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होगा पर्सनल मैटर में, इर्रेस्पेक्टिव उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कुछ भी हो। इससे फास्टर एफिशिएंट रिजोल्यूशन मिलेगा डिस्प्यूट का, अडेप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स। इम्प्लीमेंटेशंस की अगर हम बात करें, यूसीसी का इंश्योर करेगा कि लॉज जो अलाइन हो रहे हैं इवॉल्विंग सोशल लैंडस्केप के साथ, जिसकी वजह से इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं एंड इंक्लूसिविटी की वजह से इंडिविजुअल फ्रीडम्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखते हैं ऑन यूसीसी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं हम यूसीसी पे। अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985, जेंडर जस्टिस एंड द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज। सरला मुदगल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995, reforming personal laws to prevent misuse. Similar view reflect in the Lily Thomas case. Shaira Banu versus Union of India 2017, setting aside talaq bidat, instant and irrevocable talaq under Shariat Act of 1937 as an arbitrary practice. तो अब हम बात करते हैं इश्यूज क्या क्या है एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। देखिए, डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। पर्सनल लॉस की अगर हम बात करें तो डीपली इनग्रेन्ड है एज अ वे ऑफ लाइफ, एंड अगर हम इम्पोज करें यूसीसी को तो इससे क्या होगा, ये कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ जो है उसको अंडरमाइन कर सकती हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको वायलेट कर सकती है। आर्टिकल 25 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। लैक ऑफ कंसेंसस, अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ तो इससे सोशल अनरेस्ट हो सकता है। ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यूसीसी एनक्रोच कर सकता है अपॉन स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, देयर बाय इन्फ्रिंजिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी इन इंडिया। सो यहाँ पे आ जाता है कंसेंसस बिल्डिंग, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके, इंक्लूडिंग इंटरफेथ डायलॉग्स टू प्रिवेंट सोशल डिस्कॉर्ड। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं, अगर हम जो इनकॉर्पोरेट करें प्रोविजंस फॉर देम, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बिल्डिंग प्रोग्रेसिव एंड broad-minded outlook among the people, helping them understand the spirit of UCC. Codification of all personal laws. By codifying laws, one can establish universal principles जो फेयरनेस को क्या करे, प्रमोट करे। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ पे वे फॉरवर्ड के, जिससे कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूसीसी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की बात से। तो लेक्चर पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।